मैं जब इस कहानी की दुनिया में आया तब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। मेरी सीईओ वाइफ बाई निनिंगबिंग पहले ही हार चुकी थी और सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं, जो दिखने में स्मार्ट लेकिन दिल से सिर्फ पैसों का भूखा इंसान हूं, अब उसका पैसा लेकर भाग जाऊंगा क्योंकि अब तक मैं हर दिन उसी के पैसों पर खाता पीता और ऐश करता रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसके साथ रहकर उसे फिर से खड़ा होने में मदद करूं। आखिर जब वो दोबारा उठेगी तो उसके हाथों से थोड़ा बहुत मेरे पास भी तो आएगा, सीधा फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका ये बैंक्रप्सी असली नहीं बल्कि एक एक्ट था। और जब मैंने इस कहानी में एंट्री ली तब कहानी अपने एंड पर थी। मुझे उसकी आखिरी हालत तक याद थी। उसके पास सिर्फ उसका पति यानी मैं और कुछ महंगे वॉचेस और कपड़े ही बचे थे। और वो खुद भी जानती थी कि मैं जैसा आदमी जो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास था, जल्द ही सब लेकर उसे छोड़ देगा और वो पूरी तरह खाली रह जाएगी। ये सोचकर मैंने अपने सिर को हल्का सा दबाया और एक लंबी सांस ली। सच कहूं तो बाई निंगबिंग ने शादी के बाद हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। और अब जब वो इतनी नीचे गिर चुकी थी तो मुझे उसके ऐसे वक्त में छोड़कर भाग जाना सही नहीं लगा। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो खुद फिर से खड़ी ना हो जाए। ये सोचकर मैंने अपने दिमाग को साफ किया और घर साफ करने लगा। पूरा घर बिखरा हुआ था और 3 घंटे लग गए सब कुछ समेटने में। आखिरकार मैंने सारी चीजें अपने कमरे के एक कोने में ठूंस दी। 100 से ज्यादा वॉचेस और करीब 80 सेट्स कपड़े। और उस वक्त मुझे सच में लगा कि काश ये सारे कपड़े वॉचेस में बदल जाएं, क्योंकि वॉचेस ज्यादा जल्दी बिकती हैं। मैं दोपहर के करीब 2 बजे उठा था और मेरा पेट जोर से आवाज कर रहा था। मैंने टेबल पर रखा वॉलेट चेक किया और शुक्र है कि वो मिल गया। किचन में जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए थे और हम दोनों में से कोई भी खाना बनाना नहीं जानता था। इसलिए मुझे खुद ही कुछ खाने के लिए बाहर जाना पड़ा। अच्छा ये था कि बाय निंगबिंग ने जो घर रेंट पर लिया था वो भले छोटा था लेकिन लोकेशन अच्छी थी और नीचे ही काफी रेस्टोरेंट्स थे। मैं नीचे गया, कैजुअली एक बाउल नूडल्स खाया और फिर मुझे बाथरूम में रखी बेहद कम चीजें याद आईं तो मैं सुपरमार्केट चला गया और कुछ डेली यूज का सामान खरीद लाया। मैंने उसके लिए भी चीजें खरीदी, उसके पसंद के कलर्स और स्टाइल के हिसाब से। घर वापस आकर मैं फिर से सफाई में लग गया और जब मैंने बाय निंगबिंग के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां सिर्फ एक बेड, कुछ जरूरी सामान और थोड़ी सी बुक्स थी। ये देखकर मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि एक ऐसी लड़की जो बचपन से लग्जरी में पली बढ़ी हो वो अब इस हालत में रह रही है। सच में उसके लिए ये सब आसान नहीं होगा। मैंने पूरा कमरा साफ किया और जब तक सब खत्म हुआ तब तक रात के 10 बज चुके थे। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर खाना टेबल पर रखा और जैसे ही पहला बाइट लेने वाला था तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और सीधे उसकी आंखों से नजरें मिली। बाय निंगबिंग दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी नजरें कमरे को स्कैन करते हुए थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर मुझ पर टिक गईं। मैंने भी उसे ध्यान से देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसी जैसी नॉवल में डिस्क्राइब की गई थी। लेकिन उसके सामने खड़े होकर मुझे अजीब सा नर्वस फील हो रहा था क्योंकि मैं असली पति नहीं था, मैं सिर्फ एक इम्पोस्टर था। और मुझे डर था कि कहीं वो ये सब समझ ना जाए। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो सब कुछ देख सकती हो। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, तुमने क्लीनिंग सर्विस हायर की, पैसे बचे हैं? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं मैंने खुद साफ किया। वो थोड़ी हैरान हुई, तुमने? मैंने कहा, हाँ मैंने। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर नजरें हटा ली और फिर पूछा, पैसे काफी हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे? ये पूछते ही मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ क्योंकि उसने फिर से मुझे हैरानी से देखा और धीरे से कहा, हाँ। उसके बाद कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। फिर उसने मेरे खाने की तरफ देखा और अचानक बोली, सॉरी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और जल्दी से कहा, नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो आकर सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, एसेट्स का मामला ऑलमोस्ट सेटल हो गया है। हमारे नाम की सारी प्रॉपर्टी जा चुकी है लेकिन कोई डेट नहीं है। मेरे पास अभी 30,000 बचे हैं और मैं जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे अकाउंट में करीब 60,000 होंगे। मैंने इस घर का 6 महीने का रेंट पहले ही दे दिया है। अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो मैं तुम्हें 20,000 और दे दूंगी और जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तुम यहाँ रह सकते हो। यह सुनकर मैं अंदर से हिल गया क्योंकि वो सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। अगर हम डिवोर्स करते तो वो लगभग 80,000 मुझे दे देती और खुद के पास सिर्फ 10,000 बचते। मैंने कुछ नहीं कहा तो वो बोली, मैं आगे भी हर महीने तुम्हें कम से कम 3,000 दूंगी। अगर बाद में हालत बेहतर हुए तो और दूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। वो चुप हो गई। मैंने जल्दी से कहा, नहीं मैं डिवोर्स नहीं चाहता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मैं मैनेज कर लूंगा, मैं खर्च कम कर दूंगा और खुद कमाऊंगा भी। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा चौंकी और बोली, तुम डिवोर्स नहीं चाहते लेकिन तुमने कल कहा था। तब मुझे याद आया कि मैंने गुस्से में कुछ ऐसा कहा था। मैं ऑकवर्ड होकर बोला, वो मैं नशे में था, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सोच लिया है कि मैं इस वक्त तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हम शादीशुदा हैं तो मैं भी जिम्मेदारी लूंगा। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, शायद तुम्हें भी। ये सुनकर उसने मुझे अजीब नजर से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और बोली, ठीक है, जब तुम्हें डिवोर्स चाहिए हो तो बता देना। फिर वो बाथरूम में चली गई।
मैं चुपचाप खाना खाने लगा। कुछ सेकंड बाद उसके कदम रुकने की आवाज़ आई। शायद उसने साफ-सुथरा घर नोटिस किया। फिर पानी की आवाज़ आने लगी। खाना खत्म होने के बाद वो बाहर आई और बस इतना बोली, "थैंक्स, जल्दी सो जाना।" मुझे ये सब सपना जैसा लग रहा था। मैंने भी जल्दी से खुद को फ्रेश किया और अपने कमरे में जाकर लैपटॉप खोला। ऑनलाइन एक सेकंड हैंड स्टोर रजिस्टर किया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह मैं 6:30 बजे उठ गया। मैंने कल खरीदे हुए सामान से पॉरेज बनाया और नीचे जाकर ब्रेकफास्ट भी ले आया। जब मैं वापस आया तो बाई निंगबिंग बाहर आ रही थी। उसने मेरे हाथ में खाना देखा और थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड होकर अपनी आंखें मलने लगी जैसे उसे यकीन ही ना हो। मैंने कैजुअली कहा, "गुड मॉर्निंग, मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है और पॉरेज भी बनाया है, तुम फ्रेश हो जाओ।" और मैं सीधे किचन में चला गया। थोड़ी देर में मैंने टेबल पर खाना सजा दिया। बाओजी, यूतियाओ, एग्स और पॉरेज। जब वो बाहर आई तो टेबल पर रखा खाना देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। ये सीन काफी वार्म था, लेकिन उसके लिए ये बिलीवेबल नहीं था क्योंकि शादी के 3 साल में मैंने कभी कुछ नहीं किया था। वो सोचने लगी कि क्या मैं पहले एक्टिंग कर रहा था। फिर उसने कहा, "तो जब दादाजी ने पूछा था कि तुम खाना बनाना जानते हो, तुमने झूठ बोला था।" मैंने ऑकवर्ड होकर हंसते हुए कहा, "मैं इतना अच्छा नहीं बनाता, बस बेसिक आता है।" उसने सिर हिलाया और एक बाइट लेकर बोली, "टेस्ट बुरा नहीं है।" मैंने महसूस किया कि उसके लिए ये सब आसान नहीं था क्योंकि वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड फूड की आदी थी। खाने के बाद जब वो मदद करने लगी तो मैंने तुरंत उसे रोक दिया। मैंने तुरंत कहा, "कोई बात नहीं, बर्तन मैं साफ कर लूंगा, मुझे बर्तन धोना आता है, तुम्हें जो काम करना है तुम वो करो।" उसने शांत आवाज में जवाब दिया, "काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आज शायद देर रात तक लौटूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो, कुछ हो तो कॉल कर देना।" जैसे ही बाई निनिंगबिंग घर से बाहर गई, मैंने राहत की लंबी सांस ली। सच कहूं तो ये औरत भले ही अब डाउनफॉल में हो, लेकिन उसके अंदर की वो नेचुरल नोबिलिटी और इनविजिबल प्रेशर अब भी वैसा ही था। अगर मैं पहले से हाई लेवल लोगों के बीच ना रहा होता तो शायद मैं इतना नॉर्मल बिहेव भी नहीं कर पाता। लेकिन मेरे पास भी आज बहुत काम था, घर का सामान पूरा करना और उन वॉचेस और कपड़ों की फोटोज लेकर ऑनलाइन बेचने के लिए डालना। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी कि इतना सब बेचकर शायद 1 मिलियन से ज्यादा मिल जाए, जिससे बाय निंगबिंग के लिए नया स्टार्ट मिल सकता था। साथ ही मुझे इस दुनिया के इंटरनेट सिस्टम को भी समझना था और सोचना था कि मैं अपना पुराना काम फिर से कैसे शुरू करूं, क्योंकि अपने पिछले वर्ल्ड में मैं एक वेब नॉवेल राइटर था। कॉलेज में मैंने इंटीरियर फोटोग्राफी पढ़ी थी, लेकिन उसे प्रोफेशन नहीं बनाया और राइटिंग शुरू कर दी। साइड गिग्स से भी अच्छी अर्निंग हो जाती थी, इसलिए मेरी लाइफ काफी स्टेबल थी। ये सब सोचकर मैंने बर्तन साफ किए और शॉपिंग लिस्ट लेकर बाहर निकल गया। मुझे शॉपिंग का शौक नहीं था, इसलिए जो लेना था जल्दी लेकर आया, सब सेट किया और फिर वॉचेस और कपड़ों की फोटोज लेने लगा। पूरे दिन काम करते करते शाम हो गई और मैं थक कर चूर हो चुका था। बस वॉचेस की फोटोज पूरी हुई थी। मैंने सुबह के बचे बाउजी गर्म किए, कुछ खाया और सीधे अपने कमरे में जाकर वेब नॉवेल पढ़ने लगा, क्योंकि अब फिजिकल काम की ताकत नहीं बची थी, सिर्फ दिमाग चल सकता था। 2 घंटे बाद मैं अचानक एक्साइटेड हो गया। मैंने कॉफी उठाकर एक ही घूंट में खत्म की। मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया के वेब नॉवेल्स मेरे पुराने वर्ल्ड से थोड़े पीछे हैं, मतलब जो मैं पहले लिख चुका हूँ उसे यहाँ और बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर जल्दी से स्लीपर्स पहनकर बाहर भागा, क्योंकि सुबह पता चला था कि कल रात मेन डोर लॉक ही नहीं किया था। बाय निनिंगबिंग शायद विला लाइफ की आदी थी जहां सिक्योरिटी अलग होती थी। यहाँ खुद लॉक करना पड़ता है। उसने मुझे देखकर थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े टांगते हुए पॉज किया। मैंने कहा, "तुम आ गई। सुबह पता चला कि दरवाजा लॉक नहीं था। पहले विला में कोई सिक्योरिटी संभालता था, लेकिन अब हमें खुद ध्यान रखना होगा, नहीं तो चोर आसानी से घुस सकता है।" उसने बस इतना कहा। मुझे पता है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि हम बेसिकली स्ट्रेंजर्स जैसे थे, तो मैंने बात शुरू की, "तुमने खाना खा लिया?" देखकर उसने कहा, "हाँ, खा लिया। आज मैं कुछ डेली आइटम्स भी लाया हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं फिर ले आऊंगा।" उसने सिर हिलाया, "अभी कुछ नहीं चाहिए।" बात यहीं खत्म हो गई। मैंने 3 सेकंड सोचा और फिर कहा, "अगर कुछ नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना।" और मैं वापस चला गया। मेरे जाने के बाद बाई निंगबिंग ने पूरे घर को ध्यान से देखा, किचन और बाथरूम तक चेक किया। आज घर में काफी चीजें बढ़ गई थीं, पहले से ज्यादा लिविंग फीलिंग आ रही थी। उसे शायद लगा कि मैं सच में यहाँ रहने का प्लान बना चुका हूँ और बदल भी गया हूँ। उधर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने लैपटॉप में बिजी था। ओरिजिनल ओनर ने स्कूल में ठीक ठाक पढ़ाई की थी, लेकिन कॉलेज में बस टाइम पास किया था और कंप्यूटर स्किल्स तो बेहद खराब थे। लैपटॉप बहुत स्लो था, इसलिए मैंने उसे क्लीन करना शुरू किया और पुरानी फाइल्स चेक करने लगा। तभी मुझे फोटोज का फोल्डर मिला। उसमें कई सब फोल्डर्स थे, ज्यादातर उसकी सेल्फीज और कुछ पेरेंट्स की फोटोज, लेकिन एक फोल्डर रैंडम कैरेक्टर्स से नेम्ड था। जैसे ही मैंने खोला तो अंदर एक लड़की के साथ उसकी फोटोज थीं। वो लड़की क्लियरली हाई सोसाइटी की थी और काफी खूबसूरत भी, लेकिन वो मेरे टाइप की नहीं थी। खासकर उसकी वो इनोसेंट स्माइल मुझे अजीब लगी। दोनों की क्लोजनेस देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने तुरंत डेट्स चेक की।
गुड थिंग कि ये सब शादी से पहले की थी। मैंने राहत की सांस ली, कुछ नॉर्मल फोटोज रखी और बाकी सब डिलीट कर दी। मुझे याद आ गया कि ये उसकी कॉलेज गर्लफ्रेंड थी, एक रिच फैमिली की लड़की, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था। अगर बाई निंगबिंग ये देख लेती तो ये सीरियस प्रॉब्लम बन सकता था। लैपटॉप साफ करते करते रात के करीब 11 बज गए। मैंने जम्हाई ली और सीधे सो गया। अगले दिन मैं और जल्दी उठा। इस बार बाहर जाने के बजाय मैंने खुद फ्राइड राइस बनाया और साथ में 2 छोटे डिशेस भी तैयार किए। जब बाई निनिंगबिंग उठी तब तक खाना रेडी था। वो टेबल पर आया, खाना देखकर हैरान हो गई और बोली, तुम फ्राइड राइस भी बना लेते हो? मैंने कैजुअली कहा, हाँ, मुझे ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन बेसिक होम फूड बना लेता हूँ। बहुत टेस्टी नहीं होगा, लेकिन खाने लायक है। तुम ट्राई करो। उसने एक बाइट लिया और बोली, अच्छा है, टेस्टी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। आज दोपहर मैं घर आकर खाना खाऊंगा। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन तुरंत पूछा, क्या खाना चाहोगी? उसने कहा, जो तुम बनाओगे मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे राइस चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, स्वीट एंड सॉर पोर्क, टोमेटो एग और एग ड्रॉप सूप बनाता हूँ, इनफ होगा? उसने सिर हिलाया, हाँ, तुम बस अपना काम करो। खाना खत्म करके वो कोट लेकर बाहर चली गई और मैं फिर से बर्तन साफ करने लगा। बाहर जाकर वो कार में बैठी जहां उसका पुराना असिस्टेंट गू छिंगहान ड्राइव कर रहा था, जो उसके बचपन का फ्रेंड भी था। उसने उसे एक पेपर बैग दिया। नेनिंगबिंग, ब्रेकफास्ट ले लो। उसने कहा, नहीं, मैं खा चुकी हूँ, शाओ यू ने फ्राइड राइस बनाया था। गु चिंघान चौंक गया। क्या शाओ यू कुकिंग भी करता है? उसने कहा, मुझे भी आज ही पता चला। कल उसने पॉरेज बनाया था। मैंने सोचा कोइंसिडेंस है, लेकिन आज उसने फ्राइड राइस भी बना दिया और दोपहर के लिए भी कुकिंग करेगा। कू चिंघान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह सस्पिशियस नहीं लगता? पहले तो वो कुछ नहीं करता था और उसने डिवोर्स की बात भी की थी, अब अचानक चेंज? बाय निंगबिंग हल्का मुस्कुराई। वो कह रहा है कि डिवोर्स नहीं करेगा, उसने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है और अब खुद कमाएगा, मुझे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कू चिंघान ने कहा, तो क्या वो सच में तुम्हारे साथ स्ट्रगल करना चाहता है? अगर ऐसा है तो वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये चेंज बहुत सडन है। बाय निंगबिंग ने शांत होकर कहा, शायद मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली नेचर सामने आती है। हमने भी बहुत लोगों को बदलते देखा है। हो सकता है वो भी ऐसा ही हो। गू चिंघान ने कंधे उचका दिए। हो सकता है, चलो देखते हैं। उधर मैं पूरे सुबह कपड़ों की फोटोज लेने में लगा रहा। 80 से ज्यादा सेट्स थे जो मेरे काम के नहीं थे। मैंने सोचा 10 से 15 सेट्स रख लूं और बाकी बेच दूं ताकि कुछ नॉर्मल क्लोथ्स खरीद सकूं। 2 घंटे में आधा काम हुआ था। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मुझे खाना बनाने के लिए ग्रोसरीज भी खरीदनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से सब समेटा, एक जैकेट पहनी और बाहर निकल गया। मैं सुपरमार्केट से बाहर निकला, दोनों हाथों में भारी बैग्स लिए सड़क पार करके अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत और काफी एलिगेंटली ड्रेस्ड लड़की खड़ी थी। ध्यान से देखा तो मैं तुरंत पहचान गया, ये वही थी जो कल रात फोटोज में दिखी थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो तुरंत मेरी तरफ भागकर आई और बोली, श्याओ यू, तुम ये कैसी हालत में आ गए हो? मैंने नीचे अपनी क्लॉथ्स देखी, फिर अपने बैग्स और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या दिक्कत है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम बाय निंगबिंग को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बेहतर लाइफ दे सकती हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रखूंगी। अगर मुझे उसके बारे में पहले से पता ना होता तो शायद उसकी इस फेक अफेक्शन से मैं भी पिघल जाता। उसका नाम लियू रोयान था, लियू ग्रुप की दूसरी बेटी और ओरिजिनल ओनर की एक्स गर्लफ्रेंड। लेकिन ये वही लड़की थी जिसने पहले उसे यूज किया था, उसके प्यार का मजाक उड़ाया था। खुद पैसे वाली होते हुए भी कभी उस पर एक पैसा खर्च नहीं किया, हमेशा उसी से पैसे खर्च करवाए, उसे अपने इशारों पर नचाया। और जब बाय निंगबिंग उसके सामने आई तब इसने अचानक डीप लव का ड्रामा शुरू किया था ताकि वो उसे रिजेक्ट कर दे। ओरिजिनल ओनर ने उसे सच्चे दिल से चाहा था, खुद कम खाकर उसके लिए पैसे बचाए थे। लेकिन ये सिर्फ खेल खेल रही थी। लकली वो पूरी तरह उसके जाल में नहीं फंसा और जब उसे बाय निंगबिंग की असली पर्सनालिटी का पता चला तब उसने सब छोड़ दिया और उसी दिन से उसका भरोसा सिर्फ पैसे पर रह गया। इसलिए बाद में वो सिर्फ स्पेंड करने वाला इंसान बन गया। सच कहूं तो उसकी जिंदगी के डाउनफॉल में इस लड़की का आधा हाथ था और अब इसका मेरे पास आना भी किसी लव की वजह से नहीं था। इसके पीछे कुछ और ही प्लान था। शायद वो चाहती थी कि मैं बाई निंगबिंग को छोड़ दूं ताकि उसे और चोट पहुंचे। मैंने बिना एक सेकंड सोचे सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। वो चौंक गई। क्यों? बाई निंगबिंग अब कुछ नहीं रही, वो तुम्हें बस तकलीफ देगी। तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, पति पत्नी का मतलब होता है अच्छे बुरे दोनों वक्त साथ निभाना। मैं उसका पति हूं तो उसके साथ रहना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो कैसी भी हालत में हो। वो सिर्फ टेम्पोररीली गिरी है, अगर वो पूरी तरह टूट भी जाए तो भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जब तक वो खुद मुझे नहीं छोड़ती मैं उसके साथ रहूंगा। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूं और बोली, तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, वो बस तुम्हें पैसे देती थी। तुम्हारे बीच
कोई फीलिंग्स नहीं थी। फिर क्यों? मैंने कहा, किसने कहा वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी? जब उसके पास पैसा था वो मुझे हर महीने पैसे देती थी। भले वो मेरे साथ टाइम नहीं बिताती थी, लेकिन उसने मुझे फ्रीली जीने दिया। पैसे देना उसका ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन उसने दिया और मैं उसका एहसान मानता हूँ। अब जब वो नीचे है तो डिवोर्स के बाद भी वो मुझे रहने की जगह और अपना ज्यादातर पैसा देने को तैयार है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो हंसकर बोली, इसे अच्छा कहते हो? मैंने कहा, अगर ये अच्छा नहीं है तो अच्छा क्या होता है? हमारे बीच प्यार नहीं था, लेकिन उसके कैरेक्टर ने उसे इतना करने पर मजबूर किया। और तुम खुद को अच्छा कहती हो? वो बोली, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा रखूंगी। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। कॉलेज में मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी। 2 साल रिलेशनशिप में तुमने एक पैसा खर्च नहीं किया, गिफ्ट भी फ्री वाले देती थी। मैं पार्ट टाइम काम करके तुम्हारे लिए पैसे खर्च करता रहा और तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या ये अच्छा है? वो तुरंत डिफेंसिव हो गई। तुम क्या बोल रहे हो? क्या बाई निंगबिंग ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने ठंडे अंदाज में कहा, तुम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हो। बाई निंगबिंग जैसी इंसान तुम्हारा नाम भी नहीं लेगी। वो तुम्हें नोटिस तक नहीं करती। तुम ही हो जो उसे देखकर अपनी प्रेजेंस साबित करना चाहती हो, इसलिए अब बस जाओ। उसका चेहरा और डार्क हो गया। वो मेरे करीब आई और सॉफ्ट वॉइस में बोली, श्याओ यू, तुम्हें बाई निनिंगबिंग ने मैनिपुलेट किया है। वो अब गरीब है, इसलिए तुम्हें पकड़ कर रख रही है। तुम बेवकूफ मत बनो। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। बस मेरे पास मत आओ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो मुश्किल वक्त में अपनी पत्नी को छोड़ दे। मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी अचानक आसपास से क्लैपिंग की आवाज आई। मैंने देखा कि पास में कुछ एल्डरली लोग खड़े थे जो पूरी बात सुन रहे थे। एक अंकल बोले, वाह बेटा, क्या सोच है तुम्हारी। दूसरे बोले, अगर आजकल सब ऐसे सोचते तो इतने डिवोर्स नहीं होते। एक आंटी बोली, तुम्हारी पत्नी बहुत लकी है। फिर सब मिलकर लिू रुयान को डांटने लगे। अरे लड़की, दूसरों के रिश्ते में दखल देना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? वो सब उसे इतना सुनाने लगे कि उसके पास जवाब ही नहीं बचा। मैं धीरे से साइड में हट गया और हंसी रोकते हुए बोला, आप लोग समझाइए इसे। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तुम जाओ, यहाँ हम हैं। दूर खड़ी बाई निंगबिंग और गू छिंगहान अपनी कार से ये सब देख रहे थे। जब लिू रुयान फाइनली हार कर चली गई तब गू छिंगहान बोली, निंगबिंग, ये सच में शाओयू था। ये तो पूरी तरह बदल गया है। बाई निंगबिंग ने शांत होकर कहा, हाँ वही है। गू छिंगहान बोली, वो सच में अच्छा इंसान है। पहले सिर्फ पैसे उड़ाता था, लेकिन अब तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं, और वो भी बिना प्यार के, सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से। उसका कैरेक्टर तो बहुत स्ट्रांग है। बाई निनिंगबिंग भी अब सोच में पड़ गई थी। शायद वो मुझे पहले गलत समझती थी। थोड़ी देर बाद वो घर लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने मुझे फ्लोर पर बैठकर लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए देखा। पूरे घर में खाने की खुशबू थी। मैंने कैजुअली कहा, तुम आ गई। उसने फ्रूट्स रखे और पास आकर देखा कि मैं स्टोरी लिख रहा हूं। मैंने कहा, मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन तो अब याद नहीं, लेकिन राइटिंग अभी भी आती है। इसलिए वेब नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसने हल्की सी नजर डालकर कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो करना है करो। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है ये चीजें तुम्हें खास पसंद नहीं आएंगी। शायद तुम इन सब में इंटरेस्टेड भी नहीं हो। चलो टॉपिक बदलते हैं। रिब्स मैंने पहले ही चढ़ा दिए हैं। खाने में अभी करीब 1 घंटा लगेगा। तुम अपने काम में लग जाओ। बाय निंगबिंग ने सिर हिलाया, तैयार होकर अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर नहीं आई। 1 घंटे बाद मैंने दरवाजा नॉक करके उसे खाने के लिए बुलाया। टेबल पर 2 बॉल्स राइस रखे थे और डिशेस काफी कलरफुल और नीटली सजाए हुए थे। मैंने थोड़ा गार्निश भी किया था ताकि सब विजुअली अच्छा लगे। मैंने कहा, ये पहली बार स्वीट एंड सावर पोर्क बना रहा हूँ। टेस्ट कैसा है पता नहीं, तुम ट्राई करो। अगर पसंद ना आए तो मैं क्यूकम्बर सैलेड बना दूंगा। सच कहूं तो कॉलेज के बाद से मैं अकेले ही रह रहा था। पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से मैं लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करता था। घर साफ रखना, खुद खाना बनाना, रूटीन फॉलो करना, ये सब मेरे लिए नॉर्मल था। इसलिए कुकिंग मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। भले प्रोफेशनल लेवल ना हो, लेकिन होम स्टाइल कुकिंग में मैं कॉन्फिडेंट था। दोस्तों की गैदरिंग्स में मैं ही कुकिंग करता था और काफी तारीफ भी मिलती थी। बाय निंगबिंग ने एक पीस उठाकर टेस्ट किया और सिर हिलाकर बोली, अच्छा है, टेस्टी है। मैंने राहत की सांस लेकर कहा, तो फिर थोड़ा और खाओ। पिछले कुछ दिनों में तुमने ठीक से ना खाया ना आराम किया, बहुत थक गई होगी। मैंने उसके सामने हनी लेमन टी रखी और कहा, इसमें थोड़ा हनी डाला है, विटामिन सी के लिए अच्छा है, जितना पी सको पी लेना। वो मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके पास मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस, दोनों ही अब मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस बोली, तुमने मेहनत की। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी क्या मेहनत, मैं तो घर में आराम से रहता हूँ। असली मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर। सच कहूं तो मुझे ये भी पता था कि बाई निंगबिंग पहले कितनी अनरीचेबल थी। उसके ग्रैंडफादर के टाइम में बाई फैमिली इतनी पावरफुल थी कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और वो खुद बचपन से सबसे टैलेंटेड थी। कितने लोग उससे कंपेयर होकर बड़े हुए होंगे, लेकिन अब जब उसके ग्रैंडफादर नहीं रहे तो बाकी रिलेटिव्स सिर्फ उसकी डाउनफॉल का इंतजार कर रहे थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था, बल्कि उसे नीचे गिरते देख खुश हो रहे थे। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आया था कि वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प क्यों नहीं लेती। लेकिन अभी हमारी रिलेशनशिप
ऐसी नहीं थी कि मैं उससे ये पूछ सकूं। शायद उसके अपने रीजंस होंगे। खाना खत्म हुआ तो मैंने कहा, प्लेट्स मैं बाद में धो लूंगा। मैंने फ्रूट्स काट कर टेबल पर रखे और फिर सोफा के पास बैठकर लैपटॉप पर टाइपिंग शुरू कर दी। मैं अपने पुराने आइडियाज को फिर से लिख रहा था। स्पीड काफी फास्ट थी। सुबह ही मैंने करीब 2000 वर्ड्स का आउटलाइन बना लिया था और अगर इसी स्पीड से लिखता रहा तो कल तक 20,000 वर्ड्स कंप्लीट करके पब्लिश कर सकता हूँ। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत थी और बिजनेस मुझे समझ नहीं आता था, इसलिए राइटिंग ही मेरा बेस्ट ऑप्शन था। बाय निंगबिंग फिर अपने कमरे में चली गई। करीब 1:30 बजे मैंने खुद को फोर्स करके लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। थोड़ी देर बाद अलार्म बजा और मैं नींद में ही उठकर बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा बंद था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही खोला, सामने बाई निंगबिंग थी। हमारी नजरें मिली और मैं तुरंत घबरा गया। सॉरी, मुझे लगा मैं अकेला हूं। मैं लाल होकर भागा और अपने कमरे में बंद हो गया। खुद को कोसता रहा कि ये कितना ऑकवर्ड था। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर बाहर आया तो वो भी बाथरूम से बाहर आ रही थी। हम फिर आमने सामने आ गए। उसने कामली कहा, कोई बात नहीं, घर छोटा है, ऐसी चीजें होती रहेंगी, आदत डाल लो। मैंने जल्दी से कहा, हाँ आदत डाल लेंगे। तुम आज बाहर नहीं जाओगी? उसने कहा, आज का काम हो गया है, मैं घर पर ही रहूंगी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? मैं थोड़ा नर्वस हुआ। उसने कहा, मैं सिर्फ पैसे कमाने वाली नहीं हूँ, बेसिक लाइफ स्किल्स भी आती हैं। हम साथ रह रहे हैं तो जो चाहिए बताना। मैंने सिर हिलाया, ठीक है। सच कहूं तो उस वक्त वो मुझे थोड़ी क्यूट लगी, चाहे वो बिजनेस में स्ट्रांग हो या अब भी स्ट्रगल में। उसकी पर्सनैलिटी अलग ही थी। उसने मुझे एक अजीब नजर से देखा और वापस कमरे में चली गई। तभी मुझे याद आया और मैं उसके दरवाजे पर जाकर बोला, शाम को क्या खाओगी? उसने अंदर से जवाब दिया, कुछ भी, मैं पिकी नहीं हूं। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें हैंडल करना आसान है। फिर मैं वापस आकर टाइपिंग करने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने जो सेकंड हैंड आइटम्स ऑनलाइन डाले थे, मैंने तुरंत चेक किया। 12 वॉचेस और 2 सेट्स कपड़े बिक चुके थे। मैंने प्राइसेस पहले रिसर्च करके थोड़ा कम रखे थे क्योंकि जल्दी कैश चाहिए था। मुझे लगा था इतने एक्सपेंसिव आइटम्स शायद ना बिकें, लेकिन सरप्राइजिंगली फास्ट सेल हो गए। मैंने एड्रेसेस नोट किए, फिर कमरे में जाकर सामान पैक किया और कुरियर पिकअप बुलाया। आधे घंटे में सब रेडी था। तभी बाई निंगबिंग बाहर आई और पूछी, ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वॉचेस और कपड़े बहुत ज्यादा थे, मैं यूज नहीं करता इसलिए कुछ बेच दिए, ये आज के ऑर्डर्स हैं। उसने तुरंत कहा, तुम्हें बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने कामली समझाया, असल में ये स्पेस ले रहे थे और आउटडेटेड भी हैं। बेहतर है इन्हें बेचकर पैसे बना लें, बाद में जरूरत हो तो नया खरीद लेंगे। शायद ये बात उसे सही लगी। उसने मेरे हाथ को हल्का सा पकड़ा, फिर छोड़ दिया और बोली, ठीक है, बाद में नए खरीद लेना। अंदर से मैं सोच रहा था कि इतने महंगे वॉचेस खरीदना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मुझे नए दिलाओगी तब लूंगा। मेरी उस मुस्कान को देखकर बाई निंगबिंग एक पल के लिए जैसे चौंक गई। शायद उसे वो फेमिलियर लगकर भी अजीब लगी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जमीन पर रखे पैक्ड बॉक्सेस देखे और खुद झुककर उन्हें उठाकर कुरियर वाले को देने लगी। जब तक कुरियर वाला सामान लेकर चला नहीं गया वो चुप रही। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम ये सब कितने में बेचने वाले हो? मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। 100 से ज्यादा वॉचेस और 80 से ज्यादा कपड़े थे, जिनमें से 70 से ज्यादा वॉचेस तो बिल्कुल नई थी। मेरा प्लान था ज्यादातर बेच दूं, बस 10 वॉचेस और करीब 30 सेट्स कपड़े अपने पास रखूं, बाकी सब बेच दूं। मुझे लगा वो मुझे रोकने वाली है, लेकिन उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एक एप्पल उठाया और सोफा पर बैठकर मैसेजेस देखने लगी। मैं उसकी सोच समझ नहीं पा रहा था, ना ही ये कि कहीं मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट तो नहीं किया, लेकिन ऑनेस्टली प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा जरूरी थी, चाहे उसे बुरा लगे या नहीं। मुझे ये करना ही था। सुबह मैंने प्रॉपर्टी प्राइसेस भी चेक किए थे, अभी आधे ही बढ़े थे। मुझे नहीं पता बाई निनिंगबिंग फ्यूचर में क्या करेगी, या वो फिर से उठ पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे किसी तरह एक घर लेना ही था। वॉचेस और कपड़े बेचकर मैं डाउन पेमेंट कर सकता था। बाकी लोन मैं धीरे धीरे भरता और बचे पैसे उसे दे देता, ताकि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, हमारे पास रहने की जगह तो हो। मैं ये सब सोचते हुए लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक पील्ड एप्पल आ गया। उसकी खुशबू सीधा नाक तक आई। इतना परफेक्टली पील किया गया था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और निगलते हुए पूछा, ये मेरे लिए है? बाई निंगबिंग ने एप्पल थोड़ा और आगे बढ़ाया और धीमे से बोली, तुम्हें तकलीफ हुई? मैं सच में शॉक्ड था। ओरिजिनल स्टोरी में तो वो किसी आदमी के पास भी नहीं जाती थी, और आज वो मुझे एप्पल पील करके दे रही थी, वो भी इतनी नीटली। मैंने तुरंत एप्पल ले लिया और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब तुम्हारे पैसों से खरीदा गया था। तुमने पहले कभी मुझे स्पेंड करने से रोका नहीं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं। तभी वो हल्का सा मुस्कुराई, और सच कहूं तो मैं लिटरली फ्रीज हो गया। इतनी खूबसूरत मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, चिंता मत करो, आगे तुम्हारे लिए और वॉचेस खरीदूंगी।
मैं इंस्टिंक्टिवली सिर हिलाकर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर फिर से उठोगी, जल्दी मत करो, मैं इंतजार करूंगा, फिर तुम मुझे वॉचेस दिलाना। वो हल्की मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई और शायद मेरे देखे बिना उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। शाम तक मैंने राइटिंग में और मेहनत की और 10,000 वर्ड्स पूरे कर लिए। रात को हमने सिंपल खाना खाया और अपने अपने काम में लग गए। रात 12 बजे तक मैं 20,000 वर्ड्स पूरा कर चुका था। अगले दिन सुबह खाना खाकर बाई निंगबिंग बाहर चली गई और मैं सबमिशन प्रोसेस में लग गया। साथ ही सेकंड हैंड वेबसाइट चेक किया तो 8 वॉचेस और एक कपड़ा और बिक चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पैसा खुद मेरे वॉलेट में आ रहा हो। मूड काफी अच्छा था। मैंने जैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से एक आदमी की आवाज आई। मैं हूं। मैं सोचने लगा, ये कौन हो सकता है? लुजिंगनियन? याद करने पर भी कुछ याद नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसका लुक थोड़ा रफ लेकिन अट्रैक्टिव था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे स्कैन कर रहा हो, जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो बोला, अंदर नहीं बुलाओगे? और खुद ही अंदर आने लगा। मैंने उसे रोकते हुए पूछा, तुम किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा, अगर तुम गू शाओयू हो तो मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। और खुद ही अंदर घुस गया। फिर इधर उधर देखकर बोला, बाय निंगबिंग घर पर नहीं है ना? अब वो अंदर आ ही गया था तो मैं उसे निकाल भी नहीं सकता था। मैंने दरवाजा बंद किया, उसे टी दी और पूछा, हाँ वो घर पर नहीं है, बताओ क्या काम है? उसने सीधा कहा, देखो तुम दिखने में ठीक हो लेकिन ना तुम्हारे पास बैकग्राउंड है ना कैपेबिलिटी। बाई निनिंगबिंग का तुमसे शादी करना उसके लिए डिसएडवांटेज है। मैं जानता हूं कि यह शादी उसके ग्रैंडफादर की वजह से हुई थी, लेकिन इतने सालों में तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस पैसे उड़ाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कामली पूछा, तुम बाई निनिंगबिंग के क्या लगते हो? उसने कहा, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, वो मेरे बहुत करीब है। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम साथ होते। मैंने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। वो हंसकर बोला, क्या वो तुम्हारे सामने ये सब बताएगी? मैंने सिर हिलाया। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने सीधा कहा, अभी उसे मदद की जरूरत है और तुम उसका बोझ हो। अगर तुम डिवोर्स कर लो तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ और मेरे पिता उसकी मदद करेंगे। मैंने कहा, अगर उसे डिवोर्स चाहिए होता तो वो खुद मुझसे कहती, तुम्हें क्यों भेजती? वो बोला, वो ऐसी बात खुद नहीं कहेगी, तुम्हें खुद समझना चाहिए। तुमने उससे इतना लिया है, अब कम से कम उसे रोकना तो मत। मैंने पूछा, क्या ये बाय निंगबिंग का डिसीजन है? ये मेरा डिसीजन है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम और वो पहले रिलेशनशिप में थे? क्या वो तुमसे प्यार करती है? वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ये मैटर नहीं करता। वो तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तुम नहीं। मैंने धीरे से कहा, तुम गलत हो सकता है मैं उसे पूरी तरह ना जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो अपनी शादी को डील बनाकर किसी की मदद नहीं लेगी। अगर वो ऐसा करती तो उसकी पहचान हमेशा उसी पर टिक जाती। वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं मानी जाती और वो ऐसी नहीं है। अगर वो खुद चाहेगी तो मैं डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन किसी के कहने पर नहीं। मेरी बात सुनकर वो भड़क गया और चिल्लाकर बोला, तुम बस उसे रोकना चाहते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। वो तुम्हारे लिए इतना कर चुकी है और तुम उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तुम जैसे आदमी से घिन आती है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर लू, मैंने अब तक तुमसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की है। मैंने ठंडे लेकिन साफ लहजे में कहा, तुम आज अचानक यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहे हो। अगर कोई और सुन ले तो यही सोचेगा कि तुम खुद ही किसी के घर को तोड़ने के लिए उतावले हो। मेरे और बाइनिंगबिंग के बीच जो भी है उसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। चाहे तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो, फिर भी तुम्हें ये सब मुझसे नहीं बल्कि उससे कहना चाहिए। उसके फैसले मैं नहीं ले सकता और मैं कोई ऐसा इंसान भी नहीं हूं जो चिपककर डिवोर्स से मना कर दे। बस थोड़ा सा सोचो, अगर वो सच में तुमसे प्यार करती तो उसके ग्रैंडफादर के मुझे ढूंढने से पहले तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? अगर प्यार इतना गहरा था तो तुम दोनों कभी कपल भी क्यों नहीं बने? तुम कहते हो वो भरोसा तोड़ने वाली नहीं है, लेकिन अभी तुम जो कर रहे हो वो उसी के नाम पर भरोसा तोड़ना ही है। और सबसे बड़ी बात, तुमने उसके सिचुएशन को प्रैक्टिकली सोचा ही नहीं। वो गुस्से में बोला, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तुम तो बस पैसे उड़ाने वाले यूजलेस आदमी हो। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अभी भी मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ। जब तक मैं उसका पति हूं, मुझे पूरा हक है कि जो भी हमारी शादी में दखल देगा उसे रोकूं। हाँ, पहले मैं सिर्फ पैसे खर्च करता था, लेकिन वो भी उसकी मर्जी से ही था। उसे कोई दिक्कत नहीं थी तो तुम्हें क्यों है? अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो जाओ उससे बात करो। अगर वो मान जाती है तो मैं बिना कुछ बोले डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ आकर मुझे समझाओगे तो मैं नहीं मानूंगा। ये सुनकर वो भड़क गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने आराम से कप घुमाते हुए कहा, जिस इंसान को दूसरों की शादी तोड़ने में शर्म नहीं आती, उसे मुझे शर्म की सीख देने का हक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो ठीक है, हमारी बात यहीं खत्म। उसने गुस्से में कहा, मतलब तुम डिवोर्स नहीं दोगे? मैंने सीधे कहा, मान लो मैं नहीं दूंगा। ये सुनकर उसे समझ आ गया कि आज वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वो गुस्से में उठा और बाहर निकलते हुए बोला, देख लेना, एक दिन बाई निंगबिंग खुद तुम्हें छोड़ देगी। दरवाजा बंद हुआ और मैंने लंबी सांस ली। सच कहूं तो बाई निंगबिंग जैसी लड़की को चाहने वाले लोग बहुत होंगे। चाहे वो कहानी की हीरोइन हो या विलेन, हर कोई उसकी तरफ खिंचता है।
एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि डिवोर्स कर लेना आसान होता, लेकिन फिर लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी और के शरीर में होकर उसका फायदा उठाऊं। ये बात मेरे अंदर बैठती ही नहीं। चाहे पैसे मैंने खुद खर्च नहीं किए थे, लेकिन नाम तो मेरा ही जुड़ा था ना। मैंने उस बात को दिमाग से हटाया, लैपटॉप खोला, बायर्स के एड्रेसेस नोट किए और कमरे में जाकर सोल्ड वॉचेस और कपड़े ढूंढकर पैक करने लगा। कुरियर को कॉल किया क्योंकि आज का सामान भी भेजना था। हिसाब लगाया तो अब तक करीब 2 मिलियन के आसपास की चीजें बिक चुकी थीं। जैसे ही बायर्स रिसीव करेंगे, मेरे अकाउंट में बड़ा अमाउंट आ जाएगा। बस कुछ और बेच दूं तो एक छोटा सा फ्लैट का डाउन पेमेंट भी हो सकता है। ये सोचते ही मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई। मैंने राइटिंग छोड़कर सीधे प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स खोल ली। पहली बार अपना घर लेने का आइडिया ही अलग एक्साइटमेंट दे रहा था। देखते देखते दोपहर होने लगी और मैं टाइम का ध्यान ही भूल गया। तभी याद आया कि बाई निनिंगबिंग ने कहा था वो लंच के लिए आएगी। मैं तुरंत उठकर किचन में गया। आज लंच में वोंटन बनाने वाला था। फिलिंग पहले से तैयार थी और रैपर्स भी थे, इसलिए मैं बड़ी तेजी से एक रिदम में वॉन्टन बनाने लगा। कुछ ही मिनटों में 20 से ज्यादा बन गए। तभी दरवाजा खुला और ब्याई निंगबिंग अंदर आई। मैं काम में इतना लगा था कि सिर उठाए बिना ही बोला, आ गई? उसने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मैंने कहा, वॉन्टन बना रहा हूँ, साथ में थोड़ा पैनकेक भी बना दूंगा ताकि पेट भर जाए। मेरे लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा अनयूजुअल था। उसके मन में फिर से डाउट आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से बोली, काफी समय हो गया ये खाए हुए। फिर खुद को संभालते हुए चुप हो गई और हाथ धोने चली गई। मुझे उसकी ये छोटी सी बात भी नोटिस नहीं हुई। मैं बस कैजुअली बोला, तो आज ज्यादा खा लेना, अगर चाहो तो एक्स्ट्रा बना देता हूँ, बाकी फ्रीज कर देंगे। जब मन ना हो कुकिंग का तो बस निकाल कर उबाल लेना। उसने हाथ धोकर कहा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बना लेना। मैं काम में लगा रहा। मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी थी। एक बार फिर जीने का मौका मिला था तो हर छोटी चीज की वैल्यू थी। करीब 1 घंटे बाद 2 बोल्स गरम वोंटोन तैयार थे। मैंने उसे बुलाया और कहा, आओ टेस्ट करो, मुझे लगता है अच्छे बने हैं। वैसे वॉन्टन से पेट नहीं भरता तो मैंने पैनकेक भी बना दिया है, तुम खाती हो ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ और बैठकर खाने लगी। एक बाइट लेकर बोली, टेस्ट अच्छा है। मैंने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना अच्छे बनेंगे, तुम और खाओ। हम दोनों अलग स्पीड से खा रहे थे, लेकिन लगभग साथ ही खत्म किया। मैं प्लेट्स उठाने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, हम डिशवॉशर खरीद लेंगे। मैंने तुरंत कहा, इतने से बर्तनों के लिए जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट होगा। उसने कैजुअली कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। मैं एक पल के लिए ऑकवर्ड हो गया क्योंकि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उसे सीधा ये कहना भी ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा। मुझे वैसे भी चीजें चुनने में टाइम लगता है। अंदर से मैं खुद को समझा रहा था कि देर तक सिलेक्ट करता रहूंगा तो शायद लेने की जरूरत ही ना पड़े। बाय निंगबिंग ने मेरी हेजिटेशन समझ ली। उसके चेहरे पर एक अलग सा भाव आया।